वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 15 नीलकंठ भाग 5 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये पाठ काफ़ी लंबा है, तो इसके हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज पार्ट 5 यानी पार्ट 5 में आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। अब देखिए, यहाँ पे लेखिका ने और एक आगे के नीलकंठ के बारे में बताया है कि जब वो दाना देने के लिए जाते थे तो सदा यानी कि हमेशा ही जैसे वो मंडलाकार पंखों को बनाता था वैसे ही बनाकर तुरंत खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में अभी थकावट दिखाई देने लगी और आंखों में एक शून्यता रहती थी, यानी कि वो काफ़ी थका हुआ दिखाई देता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही यानी कि उनकी कहीं ना कहीं अनुभव की कमी होने के कारण वो आशा करती रही, लेखिका ये आशा करती रही कि थोड़े दिन के बाद सब में मेल हो जाएगा। यानी किस में कि जो एक नई मोर लेखिका ने खरीद के लाई थी जिसका नाम क्या था, कुब्जा। राधा और नीलकंठ के बीच में सब ठीक हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ मेल सब में उन तीनों में भी मेल हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, ये लेखिका सोच रही थी। लेकिन अंत में 3-4 मास के उपरांत यानी 3-4 महीने हो जाने के बाद एक दिन सवेरे जाकर जब लेखिका ने नीलकंठ को देखा तो नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा था जैसे वो आपको पहले हमने बताया है या पहले हमने पढ़ा है इस पाठ के अंतर्गत कि खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बैठता था, तो उसी प्रकार वो बैठा हुआ था। फिर लेखिका ने उसे पुकारना अर्थात आवाज़ देना, आवाज़ भी लगाई, फिर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ, यानी कि उनको शक हुआ या फिर संदेह हुआ कि भाई कुछ हुआ तो नहीं। इस प्रकार वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। अंततः वह प्रतीक्षा के भाव से पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कशनारा आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणाम था कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। देखिए, यहाँ पर नीलकंठ के बारे में बताया गया है कि लेखिका एक दिन नीलकंठ को दाना देने के लिए गई, तो जैसे वो अक्सर बैठा करता था, कैसे मंडलाकार अपने पंखों को बनाकर फिर उसमें वो जैसे खरगोश के बच्चों को छुपा के बैठा था, वैसे ही वो धरती पर बैठा हुआ था। जैसे ही लेखिका ने उसे पुकारने की कोशिश की, उसे आवाज़ देने की कोशिश की, तो वो उठा भी नहीं और उसने कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इससे लेखिका को संदेह हुआ, अर्थात शक हुआ किसी प्रकार का। तो वास्तव में नीलकंठ मर गया था, तो वो उठा क्यों नहीं, या लेखिका के किसी भी
पुकारने पर उसने कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो वास्तविकता ये थी कि नीलकंठ अभी मर गया था, ये मर चुका था। अब क्यों मरा था, उसके मरने का कारण क्या है, तो इसका उत्तर लेखिका को अब तक नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, ना तो उसे कोई बीमारी हुई थी, ना उसके रंगे बिरंगी फूलों जैसे सबक जैसे शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट मिली या चोट का चिन्ह अर्थात किसी भी प्रकार का घाव या फिर कोई भी निशान नहीं मिला। लेखिका अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई और जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की जो चंद्रिकाएं से मानो प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर की तरह दिखाई दे रहा था, तरंगित हो उठा था। नीलकंठ के न रहने पर आपको पता है कि नीलकंठ की और राधा की मित्रता कितनी गहरी थी और नीलकंठ और उन दोनों का रिश्ता कैसा था। तो नीलकंठ के न रहने पर राधा भी मानो बेहोश सी यानी कि निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रहती रही, यानी कि उसे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह कई बार भागकर लौट आया था, यानी कि नीलकंठ कई बार भाग भी गया था और भागकर वो वापस भी आया था और अंततः इसी कारण राधा निश्चेष्ट होकर उसकी प्रतीक्षा के भाव से द्वार की तरफ हमेशा देखती रहती कि नीलकंठ कभी न कभी वापस आएगा। कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, यानी कि वो फिर से राधा को ढूंढने निकली, अभी कुब्जा फिर से ढूंढ रही थी, ढूंढना उसे आरंभ किया था। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कशनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। यानी कि जो कुब्जा थी अभी वो किसे ढूंढने लगी थी, वहाँ पे द्वार पे कौन उसकी राह देख रहा था, राधा, और यहाँ पे कुब्जा भी अपना खोजने का ढूंढने का काम जो है उसने शुरू कर दिया, आरंभ करना अर्थात शुरुआत कर देना। और प्राय वो जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कशनार आदि की शाखाओं में जहाँ पर नीलकंठ हमेशा बैठता रहता था तो वहाँ पे उसको ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन जो कुत्ती थी लेखिका के पास उसके सामने आ गई। किसके सामने, कुब्जा के सामने। फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनके स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। किसने, कुब्जा ने कजली पर भी। कजली कौन थी, तो अल्सेशियन कुत्ती थी और उस पर भी उसने चोट से प्रहार किया था और परिणाम था कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इसी के चलते कजली के जो 2 दांत है उसने दोनों भी आक्रामक हो गए और एक दूसरे पे वार करने लगे। उतने में कजली के जो 2 दांत थे वो कुब्जा की गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। जो वो हमेशा कलह करती थी पक्षियों के बीच में, उसका जो द्वेष था, वो जो प्रेम था, वो जीवन बचाया न जा सका, यानी किसी भी तरीके से उसको बचाने की कोशिश नाकाम रही। परंतु इन 3 पक्षियों ने लेखिका को प्रकृति की विभिन्नता का एक परिचय दिया है, वो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अभी देखिए कुब्जा की भी मृत्यु हो गई कजली के कारण। राधा की जो प्रतीक्षा करने की जो चाहत थी या फिर नीलकंठ के प्रति उसका जो प्रेम था वो अभी भी उसके मन में जागृत था और राधा अब भी उसकी प्रतीक्षा में अकेली ही थी। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता था, यानी मेघ आ जाते थे, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका यानी जो मोर आवाज़ करते हैं तो वो तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। देखिए कैसे अनोखा प्रेम था दोनों के बीच में और पक्षियों के बीच की जो विभिन्नता का जो हमें यहाँ पर अनुभव हुआ है लेखक के साथ, वो भी कितना अनोखा था। इसके बारे में इस पाठ के अंतर्गत जानकारी दी गई है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नीलकंठ, ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका प्रश्न अभ्यास जो है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।